हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि शिक्षण की प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग मॉडल। आज हम सबका 7वां क्लास है। पेपर कोड जो है 110 का आज हम लोग का 7वां क्लास है। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग, जो सेमेस्टर थर्ड है। सेमेस्टर जो है वो थर्ड है और पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 के लिए है। आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि पेपर 1 के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अभी तक हम लोग कंटिन्यू इसको कवर किए हैं। क्लास को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश में बोलते हैं, और बुनियादी शिक्षण की प्रतिमान को बेसिक टीचिंग मॉडल बोलते हैं। सबसे पहले शिक्षण के प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण की प्रतिमान की इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद से इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के प्रतिमान जो है, शिक्षण के प्रतिमान को समझने से पहले सबसे पहले हमें प्रतिमान के बारे में समझना है। इस प्रतिमान के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, इसको समझना है पहले। तो प्रतिमान शब्द जो है वो अंग्रेजी के मॉडल शब्द के हिंदी रूपांतरण है। मॉडल का अर्थ जो होता है, इस मॉडल का अर्थ जो होता है वो नकली होता है। नकली एवं छोटे आकार से। प्रतिमान का मॉडल का जो अर्थ होता है नकली एवं छोटे आकार से है, जो किसी वस्तु का वास्तविक रूप नहीं पर उसका प्रतिमान होता है। प्रतिमान को परिभाषित करते हुए H.C. वाल्डन के अनुसार उन्होंने लिखा है कि प्रतिमान जो है वो किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसको? तो किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसी आदर्श के रूप को व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसके अनुसार? तो H.C. वाल्डन के अनुसार। इस प्रकार से प्रतिमान का प्रयोग जो है किसी आदर्श को स्थापित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी छात्र की दृष्टि में किसी शिक्षक या अन्य व्यक्ति का चरित्र इतना श्रेष्ठ स्वरूप धारण कर लेता है कि वह उसके जैसा ही बनना चाहता है तथा उसके सभी गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहता है। प्रतिमान का एक अर्थ किसी भौगोलिक रचना का मानचित्र या किसी मानचित्र के मूर्ति के रूप में देने के लिए प्रयुक्त चित्र से भी है। प्रतिमान का एक अर्थ और भी होता है कि मान लीजिए किसी भौगोलिक संरचना का मानचित्र या किसी मानचित्र को मूर्त रूप देने के लिए प्रयुक्त चित्र से भी की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षण के प्रतिमान को अच्छे से समझ लिए हैं। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है? ऑप्शन अ कह रहा है कि H.C. वाइल्ड का कथन है। ऑप्शन ब कह रहा है कि हायमान का कथन है। ऑप्शन स कह रहा है पाल्डी ईगन का कथन है। ऑप्शन द कह रहा है कि ब्रूस आर जुआइस का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ होगा। H.C. वाइल्ड का कथन है। का कथन क्या है? तो ईगन का कथन जो है, इन्होंने दिया कि शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय जो है वो विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। निर्मित उपचारात्मक शिक्षण की व्यूह रचनाओं से है। किसके अनुसार? तो ईगन के अनुसार। इसी प्रकार से हायमान के भी देखते हैं, और भी शिक्षण प्रतिमान के परिभाषाएं देखते हैं कि कौन कौन से, बहुत से अलग अलग विद्वानों ने शिक्षण प्रतिमान को परिभाषित किया है। तो चलिए उन सभी को देख लेते हैं। ब्रूस आर जुआइस तथा मार्सवेल के अनुसार
शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। शिक्षण जो है उसके प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इसके अंतर्गत विशेष उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख किया जाता है। विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख किया जाता है जिसमें छात्र एवं शिक्षक की अंतः प्रक्रिया इस प्रकार की जाती है कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। किसके अनुसार? तो ब्रूस आर जुआइंस के अनुसार और वेल के अनुसार। इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख लीजिए। नेक्स्ट है पाल डी ईगल। अभी इसके बारे में तो हम लोग देखबे किए हैं। इन्होंने बताया कि शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय जो है वो विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचना से है। निर्मित उपचारात्मक शिक्षण की व्यूह रचना से है। नेक्स्ट है एच के जंगीरा एवं अजीत सिंह के अनुसार शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध और परस्पर संबंधित ऐसे अवयवों का समुच्चय है जिसके द्वारा विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन मिलता है। इससे पर्यावरण जन्य सुविधाओं और अनुदेशात्मक क्रियाओं की योजना बनाने, इन क्रियाओं को क्रियान्वित करने और निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने से सहायता मिलती है। निश्चित उद्देश्यों के प्राप्त करने से सहायता मिलती है। किसके अनुसार? तो एन के जंगीरा एवं अजीत सिंह के अनुसार। नेक्स्ट है हाइमन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोच विचार करने की एक रीति है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तार्किक रूप से प्रस्तुत करने की विधि है। तार्किक रूप से प्रस्तुत करने की विधि है। किसके अनुसार? तो हाइमन के अनुसार। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या है? नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है? शिक्षण प्रतिमान का तत्व कौन सा है? ऑप्शन अ सहायता प्रणाली, ऑप्शन ब है उद्देश्य, ऑप्शन स है संरचना और ऑप्शन द है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होगा। शिक्षण प्रतिमान के मूल जो तत्व जो है वो 5 तत्व है। कौन कौन से? एक तो हो गया सहायता प्रणाली, एक हो गया उद्देश्य और एक हो गया संरचना, यानी कि 3 हो गए। एक होता है प्रतिक्रिया प्रनियम और चौथा जो होता है प्रतिक्रिया प्रनियम और 5वां जो है वो है सामाजिक प्रणाली है। 5वां कौन सा है? तो सामाजिक प्रणाली है। उद्देश्य कहते हैं या लक्ष्य कहते हैं, फोकस इंग्लिश में कहा जाता है, जिस प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के एक निश्चित उद्देश्य जो है वो आवश्यक ही होता है। उद्देश्य का तात्पर्य जो है उस बिंदु से है जिसके प्रतिमान को विकसित किया जाता है। और संरचना क्या है? संरचना जो है शिक्षण प्रतिमान के संरचना में शिक्षण सोपानों की व्याख्या की जाती है। इसमें सोपानों की व्याख्या की जाती है जिसमें शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। इसकी व्यवस्था का क्रम निर्धारित किसमें किया जाता है? तो संरचना में क्रम निर्धारित किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और सामाजिक प्रणाली जो है, सामाजिक प्रणाली में शिक्षण प्रतिमान का एक तीसरा तत्व है। ये क्रमबद्ध हम नहीं किए थे, ये जो था ये तीसरा तत्व है। ठीक है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके लिए प्रणाली इस बात का निर्धारण करती है कि शिक्षक तथा विद्यार्थी जो है इनके बीच में किसी प्रकार की अंतःक्रिया चलेगी एवं उनके आपसी संबंध किस प्रकार के होंगे। सामाजिक प्रणाली में छात्रों की अभिप्रेरित करने, शिक्षण प्रतिमान के प्रयोग के समय के लिए व्यवस्था बनाने तथा छात्र व्यवहार के पुनर्बलन प्रदान करने की प्रविधियों पर भी विचार किया जाता है सामाजिक प्रणाली में।
सहायता प्रणाली जो है, सपोर्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। सहायता प्रणाली शिक्षण प्रतिमान का चौथा मूल तत्व है। ये कौन सा है? तो ये चौथा मूल तत्व है, चौथा मूल तत्व है। और पांचवा कौन सा है? तो प्रतिक्रिया ये पांचवा है, ध्यान दीजिएगा, ये पांचवा है और ये चौथा है। फर्स्ट जो है, सबसे फर्स्ट में जो आएगा वो उद्देश्य आएगा। सबसे फर्स्ट में क्या है? उद्देश्य। इसको ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट जो है वह उद्देश्य है। सेकंड जो है वो संरचना है। सेकंड जो है, सेकंड इसका मूल तत्व है वो संरचना है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड जो है वो संरचना है। और थर्ड जो है वो है सामाजिक, थर्ड जो है वो सामाजिक प्रणाली। ये तीसरा है, ध्यान दीजिए, ये तीसरा है सामाजिक प्रणाली, ठीक है। और चौथा जो है वो सहायता प्रणाली। चौथा क्या है? सहायता प्रणाली है। और पांचवा जो है वो है प्रतिक्रिया प्रनियम। वो कौन सा है? पांचवा है, प्रतिक्रिया प्रनियम। तो हमने कहा सहायता प्रणाली के बारे में देखते हैं कि सहायता प्रणाली जो है ये चौथी मूल इकाई है, जहां पर इस बात का विचार किया जाता है कि शिक्षक को सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से सहायता की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा शिक्षण प्रतिमान विशेष का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि इसमें ग्राफिक्स, स्लाइड, समय सारणी, शिक्षण अधिगम प्रस्तुतियों का आयोजन तथा शिक्षण कुशलता या शिक्षक व्यवहार के रूप में होता है। पांचवा जो है प्रतिक्रिया प्रनियम जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन जो है, शिक्षण प्रतिमान का पांचवा तथा अंतिम मूल तत्व प्रतिक्रिया प्रनियम का प्रयोग करते समय विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रति अपने प्रतिक्रिया प्रनियमों के माध्यम से अध्यापक को उन विशिष्ट नियमों तथा व्यवहार में प्रयोग लाई जाने वाली उन आवश्यक सावधानियों को बनाता है, एक आवश्यक सावधानियों को बनाता है, जिसमें विद्यार्थी के साथ एक उचित सामंजस्य एवं उनके कार्यों के प्रति उचित अनुक्रिया करने में सहायता प्राप्त होती है। हम यह कह सकते हैं कि प्रतिमान जो है वो इस आखिरी मूल तत्व द्वारा हमें यह जानकारी मिल जाता है कि शिक्षण प्रतिमान किस रूप में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, किस रूप में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, किसमें हमें पता चल जाता है, तो पांचवा में, प्रतिक्रिया प्रनियम के में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? बुनियादी शिक्षा प्रतिमान के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन अ रॉबर्ट ग्लेसर, ऑप्शन ब जो है जॉन कराल, ऑप्शन स जो है कांट और ऑप्शन द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ग्लेसर। रॉबर्ट ग्लेसर जो है वो बुनियादी शिक्षण के जन्मदाता है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता है। रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में इस प्रतिमान का विकास किया था। इस प्रतिमान के उन्होंने मानकर चला था कि शिक्षा वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस पर प्रकार उन क्रियाओं के अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है किसके अनुसार? तो रॉबर्ट ग्लेसर के अनुसार। बुनियादी शिक्षा के बारे में और भी डिटेल से जान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और भी डिटेल से जान लेते हैं बुनियादी शिक्षा के बारे में। ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है, रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में इसका प्रतिपादन किया था और शिक्षण की विशेष क्रिया जो अधिगम के उपलब्धि पर केंद्रित होता है और उस प्रकार से क्रिया के अभ्यास किया जाता है जिसमें छात्रों की बौद्धिक एकीकरण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। जोई तथा और मार्शा विल्के ने इस प्रतिमान को कक्षा कक्ष के प्रतिमान क्लासरूम मीटिंग मॉडल का नाम दिया था। कक्षा कक्ष के मीटिंग
प्रतिमान का नाम दिया था? किसने नाम दिया था? तो ब्रूस, जोई और मार्शाविल ने। ये ध्यान दीजिएगा कि इस प्रतिमान का अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है अनुदेशात्मक निर्देशात्मक उद्देश्य, दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार पूर्व व्यवहार, तीसरा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया और चौथा जो है निस्सादन मूल्यांकन। और ग्लेसर ने इन 4 भागों के अग्र प्रकार से प्रस्तुत किया है। अनुदेशन उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स, प्रारंभिक व्यवहार इनिशियल बिहेवियर, अनुदेशात्मक प्रक्रिया इंस्ट्रक्शनल प्रोसीडर, निष्पादन मूल्यांकन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। ये जो है ग्लेसर का आधारभूत बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है। अनुदेशन उद्देश्य से अभिप्राय है कि उन उद्देश्यों से जिन्हें किसी अनुदेशन की समाप्ति पर प्राप्त होता है, किसी अनुदेशन के समाप्ति पर प्राप्त होता है। दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षकों और विद्यार्थियों के उद्देश्यों को अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के उद्देश्य जो है उनको क्या कहा जाता है? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य कहा जाता है। प्रारंभिक व्यवहार जो है पहले विद्यार्थी जो व्यवहार ग्रहण कर चुके हैं इससे संबंधित है। और अनुदेशात्मक प्रतिक्रिया जो है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया जो है वो 3 तरह से होता है। 3 तरह से कौन कौन से? एक होता है शास्त्रीय अनुबंधन या संकेत अधिगम। दूसरा जो होता है वो होता है कि क्रिया प्रसूत। कौन होता है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन या उसको सक्रिय अनुकूलन या उत्तेजक अनुक्रिया अधिगम या तांत्रिक अधिगम कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है शाब्दिक अधिगम या शाब्दिक सहचर्य। शाब्दिक अधिगम कहिए या शाब्दिक सहचर्य किस में आते हैं? तो अनुदेशात्मक प्रक्रिया में। 3 तरह के होते हैं। और यह भी ध्यान दीजिए कि ग्लेसर का तीसरा है, यह भी अनुदेशनात्मक प्रक्रिया जो है यह भी तीसरा मूल तत्व है, इसका तीसरा भाग है। इसका ग्लेसर का भी तीसरा भाग है और ये जो है वो 3 पार्ट में है। पहला कौन कौन सा होता है? शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है क्रिया प्रसूत और तीसरा है शाब्दिक अधिगम। तीसरा जो है वो शाब्दिक अधिगम है। निष्पादन मूल्यांकन जो है, निष्पादन मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान और अंत में विद्यार्थी के सहायक निष्पत्ति और अंतस्थ निष्पत्ति को मापने की एक प्रक्रिया है। अंतस्थ निष्पत्ति को मापने की एक प्रक्रिया कौन? निष्पादन मूल्यांकन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को अच्छे से आप लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाओं से है। किसका कथन है? हायमान का, अजित सिंह का, मार्शविल का और ईगन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगन का कथन है। अभी हम लोग इसको पढ़े हैं, ईगन का कथन है। इस चैप्टर के संपूर्ण परिभाषाएं जो है वो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईगन का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्या है? शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत तत्व कितने हैं? आधारभूत यहाँ पर पूछ रहा है कि आधारभूत तत्व कितने हैं? 2, 1, 3, 4। इसका राइट आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी इसको पढ़ाए थे। आधारभूत तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर गलत है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या इसका राइट आंसर है, लेकिन मेरे अनुसार 5 होंगे। आधारभूत मूल तत्व जो है वो शिक्षण प्रतिमानों के आधारभूत मूल तत्व है वो 5 है। कितने हैं? तो 5 है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? किसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, व्यू रचना के लिए, उद्देशन सामग्री के प्रयोग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। किसके लिए? तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण जो है वो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लीज़ आप लोग दोस्तों के बीच इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए।
इतना मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए और इस क्लास को जो है वो अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। जितने हो सके आप लोग इस क्लास को फैला दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ में। क्लास को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।